चू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। सोन चेन मामलों को संभालने में काफी तेज था। सोन चेन ने अपने दबंग और ठंडे स्वभाव पर लगाम लगाए और सौम्य भाव के साथ आगे बढ़ गया। उसने छोटा लाल उपहार बॉक्स गू चू के हाथों में रख दिया। चू, यह एक छोटा सा पेंडेंट है जो दादाजी सोंग ने तुम्हें दिया था। यह तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। गू चू ने बक्सा खोला और छोटे सुनहरे बुद्ध को देखा जो खोया और पाया गया था। उन्होंने आश्चर्य से कहा, आह, कितनी प्यारी छोटी चीज है। क्या यह दादाजी सोंग का उपहार है? सोंग चेन ने सिर हिलाया। हाँ। गू चू ने खुशी से छोटे बक्से को गले लगा लिया। मुझे यह बहुत पसंद है। अंकल सोंग, मैं दादाजी को धन्यवाद देने जा रही हूँ। मैं अब जा रहा हूँ। जैसे ही उसने ऐसा कहा, गू चू वहां से चला गया। सोंग चेन की निगाहें नम्र हो गईं। उसी समय सोंग चेन गू चू और उसकी बेटी की रक्षा के लिए और अधिक दृढ़ हो गया। हालांकि सोंग परिवार की आंतरिक स्थिति पड़ोस के चेंग परिवार की तरह उतनी अंधकार में और जटिल नहीं थी। सोंग चेन के दो चाचा ऐसे लोग नहीं थे जिनके साथ खिलवाड़ किया जाए। चुचू अभी अभी सोंग परिवार में लौटा है, जिसका मतलब है कि चुचू सोंग परिवार के शेयरों और संपत्तियों की भारी मात्रा छीन लेगा। सोंग चेन के बुजुर्ग और चाचा इतनी आसानी से मांस को अपने मुंह में छोड़ने को तैयार नहीं थे। वे छुप छुप कर खूब गपशप करते थे। इस बार सोंग लैनलान को चोरी करने की अनुमति देना केवल शुरुआत थी। निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ आना बाकी था। सोंग चेन व्यक्तिगत रूप से छोटे सुनहरे बुद्ध के लिए पूछने आए थे। 10 साल की लड़की डरकर रोने लगी और अपने पीछे एक भयावह छाया छोड़ गई जिसे वह अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएगी। सोंग चेन के दूसरे चाचा के परिवार ने सोंग चेन को डांटा और उसकी दूसरी चाची ने भी उसे आंखों में आंसू भरकर डांटा। सोंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी पत्नी और बेटी को मत छुओ, अन्यथा सोंग लानलान सिर्फ आंसुओं से नहीं डरेगा। सोंग चेन ने गूचू की लापरवाह और प्यारी सी पीठ को देखा। उसकी गहरी आंखें सौम्यता और दृढ़ संकल्प से भरी थीं। गूचू केवल 6 वर्ष का था। वह नहीं जानती थी कि दुनिया कितनी खतरनाक है, और वह नहीं जानती थी कि सोंग लानलान ने उसकी चीजें चुरा ली हैं। मुझे अपनी बेटी की अच्छी तरह से रक्षा करनी है, सारे अंधकार को दूर करना है और उसके बचपन की रक्षा करनी है। सोंग चेन के दिल में उनकी बेटी हमेशा शुद्ध और प्यारी रहेगी। उसके बगल में चिंग क्यूई, जो शो देख रहा था, चुपचाप अपनी चाय पी रहा था। सीईओ सोंग, क्या आपको लगता है कि गूचू प्यारा है? तुम्हें पता है क्या, गूचू सोचती है कि तुम भी प्यारे हो। एक तूफान चुपचाप खत्म हो गया। गूचू ने अपने पिता को समझा। सोंग चेन बाहरी दुनिया के लिए एक ड्रैगन था, लेकिन घर पर वह एक कीड़ा था। गूचू ने अहंकारी सोंग लैनलान की आसानी से देखभाल करने के लिए अपने पिता के हाथों का इस्तेमाल किया। अल्पावधि में कोई भी गूचू के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। यह एक खुशी और संतुष्टि भरा दिन था। गूचू जागीर में राजकुमारी कक्ष में सोया था। उसने मुलायम तकिए को गले लगाया और सो गई। जन्मदिन की पार्टी बहुत देर से खत्म हुई। मेहमान और मेजबान सभी खुश थे, और उनमें से कई तो नशे में भी थे। लू शानहे शराब को बर्दाश्त नहीं कर सका। जब वह नशे में था, तो उसने गाने के लिए जियांग चेंग को अपने साथ खींच लिया। उसकी आवाज धरती को हिला देने वाली थी। जियांग चेंग, जो शराब को नहीं छूते थे, असहाय महसूस करते थे। उन्होंने लू शाने को कार में बिठाने में मदद की और व्यक्तिगत रूप से शराबी को घर भेजा। लिन जियाओझो और झाओ यान भी नशे में थे। झाओ यान आमतौर पर शराब नहीं पीता था, न ही उसे सोंग चेन का अपनी बहन का पीछा करना पसंद था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गुस्से से भर गया था जो शराब के प्रति उसकी सहनशीलता में बदल गया। झाओ यान ने ठंडे भाव से आधी से अधिक बोतल शराब पी ली। लिन जियाओझो को जीवंत रहना पसंद था। उसने शराब पी और गाना गाया, और अंत में वह बूढ़ी झाओ के कान के पास फैल गया और शराब से पागल हो गया। उनके साथ डॉक्टर फैंग झिंग भी थे, जिनके पास 2 शराबियों की देखभाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फेंग झिंग उपन्यास का चौथा पुरुष नायक था।
दुर्भाग्य से जब से गु मानक्सी दल में शामिल हुआ, उसे उपस्थिति का कोई एहसास नहीं था। इस बार फैंग झेंग सुंदरता का दौरा करना चाहता था, लेकिन उसने सॉन्ग चेन को देखा, जो लगातार गु मानक्सी की प्रशंसा कर रहा था। फैंग झेंग ने अपना चेहरा ढक लिया और उदास महसूस किया। कुछ रिश्ते शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए। फैंग झेंग बुरे मूड में थे। झाओ यान और लिन जियाओझोउ को उनके अपार्टमेंट में वापस भेजने के बाद वह तुरंत चला गया। चुचू की देखभाल करने के लिए गु मानक्सी जागीर में रुकी। नानी छुट्टी लेकर घर लौट आई। खाली अपार्टमेंट में केवल नशे में धुत झाओ यान और लिन जियाओझोउ बचे थे। झाओ यान अगले दिन जागे और पाया कि लिन जियाओझोउ गायब हो गया था। उसने केवल एक संदेश छोड़ा था। उस रात गूचू सोन परिवार की जागीर में सोई। अगली सुबह गूचू ने अपनी आंखें मली और बिस्तर से उठ गईं। यह उसके परदादा का घर था और वह इसमें सोने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे अपने परदादा पर एक आदर्श प्रभाव छोड़ना था। गूचू जल्दी से बिस्तर से उठ गई। वह बाथरूम में गई और अपना गोल मटोल छोटा सा चेहरा आईने में धोया। उसने अपने चेहरे पर बच्चों के लिए कुछ सुगंधित त्वचा देखभाल उत्पाद भी लगाए। फिर उसने सावधानी से अपने बालों और बैंग्स में कंघी की। फिर उसने हल्के गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली। यह पुष्टि करने के बाद कि वह दर्पण में सुंदर और अच्छे व्यवहार वाली थी और जब वह मुस्कुराती थी तो उस पर 2 मीठे डिंपल पड़ते थे, गूचू नीचे जाने के लिए तैयार हो गया। गु मानक्सी, सोंग चेन और दादाजी सोंग ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें सोना पसंद था। जब वे जल्दी उठे और पूरा परिवार नाश्ता कर रहा था, तो दादाजी सोंग बहुत खुश थे। उनके बेटे ने आखिरकार कुछ हासिल किया था। आखिरकार उसे एक पत्नी मिल गई। न केवल उसे एक पत्नी मिल गई थी, बल्कि उसकी एक प्यारी सी परपोती भी थी। दादाजी सोंग आधी रात में कई बार मुस्कुराते हुए उठे। मानक्सी, भविष्य में यदि आपको काम में कोई समस्या आती है, तो आपको इसे अकेले सहन नहीं करना चाहिए। आपकी पीठ के पीछे सोंग परिवार के साथ कोई भी आपको धमका नहीं सकता। दादाजी सोंग ने उदारता से कहा। मैंक्सी सोंग परिवार की भावी मालकिन थी। उसे दबंग बनना था। गु मानक्सी थोड़ा शर्मिंदा हुई। वह नहीं जानती थी कि क्या कहे, इसलिए वह केवल धीमी आवाज में ही उसे धन्यवाद दे सकी। लेकिन सोंग चेन ने कहा, दादाजी, चिंता मत करो। मैं मानक्सी की रक्षा करूंगा, ठीक है, चुप रहो। आपके दिमाग का उपयोग केवल व्यवसाय के लिए किया जा सकता है। अगर यह मेरी मदद के लिए नहीं होता, तो आप शायद जीवन भर मानक्सी को निराश करते। दादाजी सोंग ने निराशा से उसकी ओर देखा। क्या बेकार लड़का है। कल रात मैंने अपनी परपोती को जो उपहार दिया था, वह वास्तव में सबके सामने चोरी हो गया था। बेकार। तुम्हारे दोनों चाचा साधारण लोग नहीं हैं। दादाजी सोंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पिता जल्दी चले गए। उनके पास उन्हें दबाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनके पास ऐसे विचार थे जो उन्हें नहीं होने चाहिए थे। अब सोंग चेन, तुम इतने मजबूत हो कि उनसे निपटा नहीं जा सकता। वे केवल कमजोरों को चुनना जानते हैं। चूचू केवल 5 साल की है, अरे नहीं, वह पहले से ही 6 साल की है। बच्चे सबसे असुरक्षित हैं। दादाजी सोंग पहले से ही भविष्य की योजना बना रहे थे। सोंग परिवार भी सामंजस्यपूर्ण समूह नहीं था। सोंग चेन की संपत्ति और शक्ति की चाहत रखने वाले रिश्तेदार अक्सर गुप्त रूप से योजना बनाते थे। मूल रूप से सोंग चेन ने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया। लेकिन अब सोंग चेन की न केवल एक पत्नी थी, बल्कि उसका एक बच्चा भी था। दूसरे शब्दों में, सोंग परिवार का अगला उत्तराधिकारी गूचू था। वे लोग अपना क्रोध कैसे निगल सकते थे? वे निश्चित रूप से गूचू के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। बच्चा अभी छोटा था, कौन जानता था कि कब दुर्घटना हो जाएगी। सोंग चेन की नजर शांत थी। सोंग चेन को स्पष्ट रूप से पता था कि वे रिश्तेदार क्या सोच रहे थे। राजधानी के एक धनी परिवार का हिस्सा बनना आसान नहीं था। वो चूचू की रक्षा के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। उसके पिता के रूप में। माँ, दादाजी सोंग, अंकल सोंग, गुड मॉर्निंग। गूचू अपनी छोटी चप्पलों में खुशी से नीचे चली गई।
अपनी प्यारी सी परपोती को देखकर दादाजी सोंग के चेहरे की गंभीरता अचानक गायब हो गई। उसने मिलनसार ढंग से गूचू की ओर अपना हाथ बढ़ाया। तुम बहुत जल्दी उठ गए। क्या तुम्हें भूख लगी है? दादाजी सोंग ने रसोई में आपकी पसंदीदा पेस्ट्री तैयार करने के लिए कहा। धन्यवाद दादाजी सोंग, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको खूब खाना खाना चाहिए। हा हा। जैसे ही गूचू प्रकट हुई, दृश्य तुरंत सामंजस्यपूर्ण हो गया। रह रहकर हंसी सुनाई देती थी। सोंग परिवार की हवेली, जो कई वर्षों से ठंडी पड़ी थी, इस समय एक ताजा और उज्ज्वल आभा प्राप्त कर रही थी। यह बेजान से जीवन शक्ति से भरपूर हो गई। नाश्ते के बाद दादाजी सोंग गूचू को बगीचे में ले गए। सुबह का सूरज चमक रहा था और दादाजी सोंग का निजी बगीचा हरियाली से भरा था। अगस्त में अंगूर की रैक पर अंगूर के गुच्छे थे। गूचू दौड़कर आए और दादाजी सोंग के लिए एक कप गर्म फल वाली चाय डाली। दादाजी सोंग, कुछ चाय लीजिए। दादाजी सोंग की आंखें कांप रही थीं, उनकी निगाहें चाय और गूचू के छोटे चेहरे के बीच आगे पीछे घूम रही थीं। दादाजी सोंग की आंखें खट्टी होने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने जल्दी से चाय ले ली। जरूर जरूर, धन्यवाद चुचू, आपका स्वागत है। हे। गूचू विपरीत बेंच पर बैठी थी, उसके दो मोटे पैर हिल रहे थे। उसने अंगूर के रैक को मासूमियत से देखा, जैसे वह सोच रही हो कि बाद में बैंगनी अंगूरों का एक गुच्छा लेना बेहतर होगा। मास्टर सोंग ने चाय का कप डगमगाते हुए पिया। उन्होंने कहा, चूचू, अगर तुम्हारी परदादी यहाँ होती, तो वह तुम्हें जरूर बहुत पसंद करती। परदादी कहाँ गईं? गूचू ने पलकें झपकाईं। उसने इस 80 साल के बूढ़े की आंखों में आंसू देखे। एक समय के शक्तिशाली कारोबारी दिग्गज की आंखों में वास्तव में अपने जीवन के अंत में आंसू थे। वह जल्दी चली गई। दादाजी सोंग की आवाज किसी पुराने पेड़ की मुरझाई हुई जड़ों की तरह सरसराहट कर रही थी। उसने कहा था कि वह मेरे साथ बुढ़ापे तक चलेगी, लेकिन उसने मुझे जल्दी छोड़ दिया। जब दादाजी सोंग छोटे थे, तो उनकी शादी खुशहाल थी। उनकी पत्नी एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला थी। वह चतुर और गुणी थी और उसका पसंदीदा फल अंगूर था। दादाजी सोंग ने उसे पाने में कामयाब होने से पहले लंबे समय तक उसका पीछा किया। दुर्भाग्य से उनकी पत्नी जल्दी चली गई और दादाजी सोंग पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अकेले ही 3 बच्चों का पालन पोषण किया। कुछ अप्रत्याशित हुआ। दादाजी सोंग के सबसे बड़े बेटे, जो सोंग चेन के पिता भी थे, की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब दादाजी सोंग को पता चला कि उनके सबसे बड़े बेटे की मौत का संबंध उनके अन्य 2 बेटों से है, तो वे इतने क्रोधित हुए कि उन्हें दौरा पड़ गया। जब वह उठा तो वह चल नहीं पा रहा था। ओल्ड मास्टर सोंग ने अपनी सांसें रोक ली और अपने पोते, सोंग चेन को पाला। केवल तभी जब सोंग चेन का कोई उत्तराधिकारी होता, तभी वृद्ध मास्टर सोंग अपनी पत्नी को मन की शांति के साथ स्वर्ग में पा सकता था। लेकिन अब उसकी आंखों में एक नई चिंता थी, चुचू। चुचू बहुत छोटा और नाजुक था। वह पूरे सोंग परिवार के भविष्य की आशा लेकर आई थी। यदि परिवार के लोगों के कुछ गलत उद्देश्य हों तो क्या होगा? बेचारे बच्चे का क्या होगा? दादाजी सोंग ने एक लंबी आह भरी। चुचू, यहाँ आओ। गूचू पर दादाजी का गीत लहराया गया। गूचू आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ गया। दादाजी सोंग की हथेली गूचू के कंधे पर पड़ी, जिससे उसके दिल में उदासी और चिंता दब गई। चूचू, याद रखना, जब निर्दयी होने का समय हो, तो तुम्हें निर्दयी होना ही चाहिए। किसी को भी तुम्हें धमकाने मत दो, समझे? गूचू की आंखें साफ थीं। मैं समझता हूँ, मैं करता हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इसे मुझसे बेहतर समझता हो। चूचू, अंकल सोंग, चेंग परिवार के युवा मास्टर, लू परिवार के युवा मास्टर, और आपके चाचा सभी युवा और होनहार व्यक्ति हैं। वे कुछ समय के लिए आपकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वे आपके पूरे जीवन के लिए आपकी रक्षा नहीं कर सकते, दादाजी सोंग ने कहा। चुचू, केवल जब आप खुद मजबूत होंगे तो आप वास्तव में शक्तिशाली हो सकते हैं। गूचू ने सिर हिलाया। चूचू जानता है, यह दादाजी अपनी भलाई के लिए ऐसा कर रही थीं। राजधानी में हालात बदल गए थे और हर जगह खतरा मंडरा रहा था।
गूचू अब सोंग परिवार की सार्वजनिक रूप से घोषित युवा मिस सोंग परिवार की भावी उत्तराधिकारी थी। वहां निश्चित रूप से कई शातिर निगाहें उसे घूर रही थीं। बाघों से निपटना आसान नहीं था और युवा बाघ शावक बेहद नाजुक थे। दादाजी सोंग ने गूचू के छोटे कंधे को थपथपाया और मुस्कुराए। जन्मदिन के बाद गूचू उपहारों का एक बड़ा ढेर लेकर अपार्टमेंट लौट आया। उसका छोटा सा कमरा खचाखच भरा हुआ था। बेशक मूल्यवान अचल संपत्ति प्रमाण पत्र पुस्तकें और शेयर हस्तांतरण पत्र सुरक्षित रखने के लिए वयस्कों को सौंप दिए गए थे। जब गू मानेक्सी ने 10 लाल रियल एस्टेट प्रमाण पत्र देखे तो वह काफी देर तक स्तब्ध रह गई। जब उसने शेयर ट्रांसफर लेटर देखे तो वह और भी चौंक गई। गू मानेक्सी ने गुप्त रूप से सोन चेन की तलाश की। बच्चा अभी छोटा था इसलिए एक छोटा सा उपहार ही काफी था। कुछ भी महंगा देने की जरूरत नहीं थी। सोन चेन को नहीं लगा कि कोई समस्या है। गूचू उनकी प्यारी सी बेटी थी। वो हर चीज में सर्वश्रेष्ठ की हकदार थी। पैसा और ताकत बुनियाद थे। गू मानेक्सी के पास रियल एस्टेट सर्टिफिकेट और शेयर ट्रांसफर लेटर कुछ समय के लिए अपने पास रखने के लिए सोन चेन को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू शानहे का दल लोकेशन पर फिल्म बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था। गू मानेक्सी 1 महीने से अधिक समय के लिए फिल्मांकन के लिए चालक दल के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाली थी। फिलहाल वह फ्री थी। गू मानेक्सी हमेशा अपनी बेटी के साथ रहती थी। उस दोपहर गू मानेक्सी ने व्यक्तिगत रूप से ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन पकाया। सोंग चेन की नाक कुत्ते की तरह थी। जब उसे खाने की खुशबू आई तो वह खाने के लिए आ गया। दोपहर के भोजन की मेज पर गू मानेक्सी, गूचू, सोंग चेन और झाओ यान थे। गूचू सुगंधित और चिपचिपी सॉस पसलियों को चबा रहा था। अपनी आंख के कोने से उसने विचलित और व्यस्त झाओ यान को देखा। गूचू काफी हैरान था और उसने उत्सुकता से पूछा, अंकल, भाई जियाओझो कहाँ है? वह नहीं जानती थी कि लिन जियाओझो और झाओ यान के बीच किस तरह का संघर्ष हुआ था, लेकिन गूचू के घर लौटने के बाद उसने पाया कि आमतौर पर हलचल वाला एकल परिवार वाला अपार्टमेंट अविश्वसनीय रूप से शांत था। उसके चाचा झाओ यान स्पष्ट रूप से अनुपस्थित दिमाग वाले थे। वह दोपहर के समय रसोई में खाना बनाने में मदद कर रहा था और नमक को चीनी के साथ लगभग भ्रमित कर रहा था। आज जब सोन चेन मुफ्त में भोजन के लिए आया तो उसके चाचा, जो हमेशा उसे नापसंद करते थे, उस पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठा सके। गूचू को गपशप की अजीबता की गंध महसूस हो सकती थी। सियाओझो घर चला गया है, झाओ यान ने कहा। उसकी आंखों में असहायता का संकेत झलक रहा था। झाओ यान उठ खड़ा हुआ। मेरा पेट भर गया है। मुझे पहले कुछ मामले निपटाने के लिए कंपनी में जाना होगा। लिन जियाओझो केवल 2 चीजें छोड़कर जल्दी में चले गए, उनके प्रस्थान की घोषणा करने वाला एक संदेश और खून से सनी एक चादर। गू मानेक्सी ने झाओ यान का लगभग अछूता कटोरा और चॉपस्टिक देखा और काफी चिंतित हो गया। गू मानेक्सी रसोई में गई और गर्म भोजन पैक किया। उसने इसे झाओ यान को सौंप दिया और उससे कहा कि जब वो कंपनी में पहुंचे तो इसे खत्म कर दे। झाओ यान ने सहजता से धन्यवाद दिया और कार की चाबियां दरवाजे से बाहर निकाल ली। माँ, क्या भाई जियाओझो वापस आएंगे? गूचू ने पसलियों पर दांत काटते हुए अस्पष्ट रूप से पूछा। गू मानेक्सी ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, चुच्चू, जब तुम खाओ तो बात मत करो। इस तरह से घुटना आसान है। गूचू ने 2 बार में खाना खत्म किया और अपने मुंह के कोनों को पोंछ लिया। गूचू ने लिन जियाओझो की जानकारी की जांच की थी। लिन जियाओझो का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और उनका परिवार अपेक्षाकृत संपन्न था। शुरुआती वर्षों में वह अपने माता पिता और भाई की जानकारी के बिना चीन लौट आए थे। उन्होंने एक पेशेवर स्ट्रीमर बनने के अपने सपने का पीछा किया। लिन जियाओझो का करियर अब फल फूल रहा था और उनकी लोकप्रियता पूरे देश और विदेश में फैल रही थी। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें अपने करियर के शिखर पर होना चाहिए। वह अचानक अपना करियर छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका वापस क्यों चला जाएगा?
वह जल्दी में चला गया और केवल अपना पहचान पत्र और थोड़े से पैसे लेकर आया। ऐसा लग रहा था मानो वह भाग रहा हो। मम्मी, अंकल सॉन्ग, मेरा पेट भर गया है। मैं ऊपर जाऊंगा और पहले अपना होमवर्क करूंगा। गूचू ने अपना कटोरा और चॉपस्टिक नीचे रख दी और हड़बड़ाहट के साथ ऊपर की ओर भागी। उसने अपने माता पिता को कुछ गोपनीयता छोड़ दी। अपनी बेटी को जाते हुए देखकर सॉन्ग चेन ने धीमी आवाज में गू मानक्सी से कहा, मानक्सी, मुझे दोपहर में काम करना है। मैं रात के खाने के लिए खाना भी पैक कर लूंगा। बाद के दिनों में सोंग चेन और चेंग क्यूई ने उपनगरों में एक मनोरंजन पार्क परियोजना विकसित करने के लिए मिलकर काम किया। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था। दो बड़ी कंपनियों के अध्यक्षों ने व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी की। हर दिन उनकी अंतहीन बैठकें और यात्राएं होती थीं, और निस्संदेह कड़ी मेहनत के बाद हर दिन घर आकर ताज़ा घर का बना खाना खा पाना दुनिया का सबसे अच्छा एहसास होगा। गू मानक्सी को पता था कि यह उसके लिए कितना कठिन था, इसलिए उसने धीरे से कहा, मैं और 5 दिनों के लिए चुचू के साथ घर पर रहूंगी। यदि आप खाली हैं। इससे पहले कि गू मानक्सी अपना वाक्य पूरा कर पाती, सोन चेन ने अपने वाक्य का दूसरा भाग पहले ही पूरा कर लिया था। जब तक मैं फ्री हूँ, मैं जरूर आऊंगा और आपका बनाया हुआ खाना खाऊंगा। गू मानक्सी, डेडपैन फेस एक्सप्रेशनलेस, ठीक है। गूचू अभी दूसरी मंजिल पर गया था जब उसने आंटी झाओ को लिन जियाओझो के कमरे से बेडशीट बाहर ले जाते देखा। गूचू ने आज्ञाकारी ढंग से उनका अभिवादन किया, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद आंटी। मेरे पास नीचे कुछ खाना है, आप इसे बाद में खा सकते हैं। धन्यवाद चुचू, आंटी पहले ही खाना खा चुकी हैं। आंटी झाओ मुस्कुराई और गूचू के छोटे सिर को थपथपाया। वह बिस्तर की चादरें नीचे ले गई और उन्हें धोने के लिए तैयार हो गई। गूचू की आंखें तेज थीं। उसे आंटी झाओ के हाथों में बेडशीट के कोने पर एक लाल खून का धब्बा दिखाई दे रहा था। खून का धब्बा। आंटी, भाई जियाओझो की चादर पर खून क्यों है? गूचू मदद नहीं कर सकी लेकिन कल्पना कर रही थी। आंटी झाओ शर्मिंदा दिखीं। वह नीचे झुकी और फुसफुसाई, यह ऐसा इसलिए है क्योंकि आंटी ने कल गलती से अपनी उंगली काट ली और उसे गंदा कर दिया। आंटी झाओ झाओ यान के घर की दैनिक सफाई और दिन में 3 भोजन की प्रभारी थीं। कल दोपहर झाओ यान का परिवार गूचू की जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने गया। आंटी झाओ घर की सफाई कर रही थीं। जब वो लिन जियाओझो के कमरे की सफाई कर रही थी, तो उसने गलती से कैंची से अपनी उंगली काट ली और चादर गंदी कर दी। इससे पहले कि वह बेडशीट बदल पाती, आंटी झाओ को घर से फोन आया। उसका बेटा बीमार था और उसे तेज बुखार था। उसके पास अपना काम बंद करने और झाओ यान को छुट्टी के लिए आवेदन करने के लिए एक संदेश भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो अपने बेटे की देखभाल के लिए घर पहुंची। जब तक बच्चे का तेज बुखार उतरा, तब तक अगला दिन हो चुका था। तभी आंटी झाओ कल गंदी हुई बेडशीट हटाने और उन्हें बदलने के लिए अपार्टमेंट में पहुंची। आंटी, आपको भविष्य में सावधान रहना होगा। आपकी उंगली काटने पर दर्द होता है। गूचू ने आंटी झाओ के दाहिने हाथ को देखा और वास्तव में उसके अंगूठे के चारों ओर एक बैंडेड लिपटा हुआ देखा। आंटी झाओ ने अपनी आवाज धीमी की और चुप रहने का इशारा किया। चूचू, इस बारे में मिस्टर झाओ को मत बताना। यह मेरे काम में मेरी लापरवाही है। अगर मिस्टर झाओ को पता चलेगा तो वे नाराज हो सकते हैं। ठीक है, मैं अंकल को नहीं बताऊंगा, गूचू ने वादा किया। आंटी झाओ बहुत मेहनती थीं। उसने बेडशीट उतार दी और सफाई करने लगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक खूबसूरत देहाती संपत्ति में एक काली बुलेट प्रूफ कार धीरे धीरे देश की संपत्ति की बाड़ के बाहर रुकी। कार का दरवाजा खुला और सूट पहने एक आदमी कार से बाहर निकला। उसके काले चमड़े के जूते हरी घास और पीले फूलों पर पड़ रहे थे जो छोटी सी जागीर में प्रवेश करते समय पूरी जमीन पर खिले हुए थे। लिन जियाओझो सोफे पर लेटे हुए गेम खेल रहा था। वह अन्यमनस्क था और उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे बहुत अधिक पीड़ा हुई थी और वह इसे एक क्षण के लिए भी स्वीकार नहीं कर सका। वह नहीं जानता था कि झाओ का सामना कैसे करना है, इसलिए वह छिपने के लिए केवल संयुक्त राज्य अमेरिका वापस भाग सकता था।
अचानक उसे दरवाजे की आवाज सुनाई दी। लिन जियाओझो ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया और रोशनी के सामने दरवाजे पर एक पतली आकृति खड़ी देखी। लिन जियाओझो ने अपने हाथ में मौजूद गेम कंसोल को फेंक दिया और आज्ञाकारी ढंग से खड़ा हो गया। भाई, जो व्यक्ति आया था वह लिन जियाओझो का बड़ा भाई लिनमो था, जिसका अंग्रेजी नाम मोलिया था। अमेरिका में लोग आमतौर पर इस डरावने आदमी को मिस्टर मो कहकर बुलाते हैं। लिन मो ने अपना सूट जैकेट सुरुचिपूर्ण ढंग से उतार दिया और उसे दरवाजे पर कपड़े के हैंगर पर रख दिया। वह लिन जियाओझो की ओर चल दिया। उसके कदम सुरुचिपूर्ण और आकर्षक थे, और उसके मुंह के कोने पर एक फीकी मुस्कान थी। उसके काले चमड़े के जूते चुपचाप जमीन पर कदम रख रहे थे। उसका चेहरा बेहद पीला था, लेकिन उसके होंठ चमकदार और लाल थे। उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, जैसे कोई पिशाच रोशनी से बाहर निकल रहा हो। वो एक सज्जन और डरावना आदमी था। माँ जानती है कि आप ग्रामीण इलाकों में आए हैं। वो आपके बारे में चिंतित है, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं आकर देखूं कि क्या हो रहा है। लिन जियाओझो के बगल में बैठ गया। लिन मो के वजन के नीचे नर्म सोफा थोड़ा दब गया। लिन जियाओझो ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली, उसके घुंघराले बाल खड़े हो गए। वो अपने बड़े भाई से काफी डरता था। उनके बड़े भाई से निपटना खेलों के बड़े मालिकों से भी अधिक कठिन था। हर बार जब वह अपने बड़े भाई के साथ अकेला होता, तो उसे एक कमजोर, दयनीय और असहाय राजकुमारी की तरह महसूस होता। उनका बड़ा भाई भयानक खलनायक था जिसने उन्हें परेशान किया। मैं ठीक हूँ। मुझे अचानक अमेरिकी ग्रामीण इलाकों में हवा की याद आ गई, इसलिए मैं हवा में सांस लेने के लिए वापस आ गया। लिन जियाओझो ने हकलाते हुए खुद को समझाने की कोशिश की। लिन मो मुस्कुराए, क्या ऐसा है? ये दो शब्द इतने स्पष्ट थे कि ऐसा लगा जैसे लिन जियाओझो के दिल में बर्फ का टुकड़ा चिपक गया हो। लिन जियाओझो ठिठक गए, और उनके छोटे से चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, हाँ। जैसे ही उन्होंने कहा, लिन जियाओझो खड़े हुए और अपने बड़े भाई के लिए एक कप कैपुचिनो डाला। जब से वह छोटा था, लिन जियाओझो हमेशा अपने भाई से डरता था। उसका भाई तिरछी आंखों वाला राक्षस था। उनके चेहरे पर हमेशा आधी अधूरी मुस्कान रहती थी, लेकिन उनकी मुस्कान में हमेशा एक ब्लेड छिपा रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो लिन मो की नौकरी भी बहुत रहस्यमय थी। लिन जियाओझो ने इसके बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह जानता था कि उसके भाई ने बहुत खून खराबा किया है। अब उसका भाई शांत लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसके कहे हर शब्द से पता चलता था कि वह सच कह रहा था। हालांकि लिन जियाओझो ने सच बताने की हिम्मत नहीं की। भाई, यदि आप व्यस्त हैं, तो आप पहले जा सकते हैं। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। लिन जियाओझो शांत नहीं बैठ सके। उसे केवल यही आशा थी कि वह अपने गरीब छोटे भाई को जाने दे सकेगा। लिन मो ने उसे उदासीनता से देखा। सच बताओ। लिन जियाओझो सीधे बैठ गए, उनके मुंह से निकले शब्द उनके दिमाग से नहीं गुजरे और सीधे सच्चाई सामने आ गई। मेरा अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो गया था। मैं छिपने के लिए वापस आ गया। भाई, तुमने बहुत मेहनत की है। एक कप कैपुचिनो लो। लिनमो की अच्छी तरह से परिभाषित उंगलियां धीरे से सोफे को छू गईं, और वह कुछ सोच रहा था। आपका मित्र क्या यह झाओ व्यक्ति हो सकता है जिसका आप अक्सर उल्लेख करते हैं? लिनमो और लिन जियाओझो के बीच फोन पर बात करने की संख्या बहुत कम थी। हर बार जब वे बात करते थे, लिन जियाओझो झाओ यान का उल्लेख करते थे। लिन मो ने गुप्त रूप से झाओ यान की जानकारी देखी थी। वह पूर्ण नैतिक चरित्र वाला एक युवा, होनहार और शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वह मूल उपन्यास में वर्णित पात्रों से भिन्न नहीं था। हाँ, 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 यह वही है। लिन जियाओझो ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया। उसके बाल लटके हुए थे और वह इतना लज्जित था कि वह किसी को भी नहीं देख पा रहा था। इस पूरे समय झाओ लिन जियाओझो का भाई था। लिन जियाओझो ने वास्तव में उसके साथ एक भाई जैसा व्यवहार किया। उस समय लिन जियाओझो ने इसे अपने माता पिता और भाई से छुपाया था, चुपचाप देश वापस आ गया और अकेले राजधानी में घूमता रहा।
पहला मित्र जिसके साथ उसने सच्चा संबंध बनाया वह झाओ यान था। झाओ यान चतुर, बुद्धिमान था और उसे अपने बातूनी स्वभाव से कोई आपत्ति नहीं थी। उन दोनों की मित्रता चिरस्थायी थी। इससे पहले लिन जियाओझो को लाइव प्रसारण मंच द्वारा फंसाया गया था और उसके किराए के घर को नष्ट कर दिया गया था। यह झाओ यान भी था जिसने निस्वार्थ भाव से लिन जियाओझो को रहने के लिए एक कमरा उपलब्ध कराया था। हालांकि लिन जियाओझो ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन दोनों के नशे में धुत होने के बाद ऐसी अफसोसजनक बात होगी। तुम्हारे और झाओ के बीच क्या हुआ? लिन मो ने मेज पर रखी कैप्पुचिनो कॉफी को न छूते हुए पूछा। लिन जियाओझो ने अपना सिर झुका लिया। वह एक दयनीय मशरूम की तरह लग रहा था जिसे नष्ट कर दिया गया था। कुछ नहीं हुआ, लिन मो। हुआ। लिन जियाओझो ने अपना चेहरा अपने हाथों से ढांक लिया और खुद को सोफे में दबा लिया। यह छुछू का जन्मदिन था और मैंने झाओ के साथ ड्रिंक की। मैंने हमेशा पुराने झाओ को अपना विश्वासपात्र और दोस्त माना है, लेकिन मुझे वास्तव में ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। अतीत को पीछे मुड़कर देखना असहनीय था, और अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसे केवल पछतावा ही हुआ। लिन जियाओझो की आवाज हताश करने वाली थी। मैं झाओ के साथ सोया था। कहने की जरूरत नहीं कि उन्हें इसका पछतावा था। लिन जियाओझो ने कसम खाई कि वह फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। शराब पीना बुरा है। शराब पीने से दोस्ती बर्बाद हो जाती है। आप और वो। लिन मो रुके। एक क्षण बाद वह खुद को शांत करने के लिए मेज पर कॉफी के लिए पहुंचा। कॉफी का तापमान मध्यम था, इसलिए वह खुद को शांत करने के लिए एक घूंट पी सकता था। लिन जियाओझो एक छेद किए हुए गुब्बारे की तरह उदासीन था। झाओ यान को दोबारा देखकर उसे वास्तव में बहुत शर्म आ रही थी। उस सुबह उठने की याद उसके मन में ताज़ा थी। सुबह लिन जियाओझो जल्दी उठे और हैंगओवर के कारण उनका सिर अभी भी चक्कर खा रहा था। उसने अपनी कनपटी को रगड़ा और स्तब्ध होकर उसने पाया कि वह जन्मदिन की पार्टी से घर लौटा था और अपने बिस्तर पर सो रहा था। फिर लिन जियाओझो ने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसने झाओ यान को अपने बगल में सोते हुए देखा, और उसका शरीर और चादरें। लिन जियाओझो मौके पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसे कुछ एहसास हुआ। लिन जियाओझो का चक्करदार दिमाग तुरंत शांत हो गया। वह कल्पना नहीं कर सका कि जब वह उठेगा तो झाओ की अभिव्यक्ति कैसी होगी। लिन जियाओझो को शर्मिंदगी महसूस हुई। झाओ एक सीधा आदमी था। वह निश्चित रूप से इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। लिन जियाओझो लुढ़का और रेंगता रहा। उसका आईडी और बैंक कार्ड ले लिया और भाग गया। वह बहुत दूर भाग जाना चाहता था। वह अपने भाई का सामना नहीं कर सका। इससे पहले कि झाओ उसे भगाता, उसने खुद ही जाने का फैसला कर लिया। विमान में चढ़ने से पहले लिन जियाओझो ने झाओ यान को एक संदेश भेजा। उद्धरण चिन्ह ... झाओ, कल रात जो हुआ उसके बाद तुम्हें दोबारा देखकर मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं पहले घर जाकर राहत की सांस लूंगा। मैं तुमसे बाद में संपर्क करूंगा झो। लिन जियाओझो ने 10 घंटे से अधिक की उड़ान भरी और ग्रामीण इलाके में अपने घर वापस चले गए। उसे अपने माता पिता और झाओ यान का सामना करने में बहुत शर्म आती थी। भाई, इस बारे में किसी को मत बताना। लिन जियाओझो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी आभा नीची और उदास थी। लिन मो ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया। उसने उस पर विश्वास नहीं किया। लिन मो ने पहले झाओ यान की तस्वीर देखी थी। वह आदमी दृढ़ और सुंदर, मजबूत और स्थिर, मर्दानगी से भरा हुआ था। लिन जियाओझो के पतले शरीर के कारण वह डेस्कटॉप कंप्यूटर भी नहीं हिला सकता था। वह व्यायाम करने में बहुत आलसी था, इसलिए झाओ यान के साथ उस तरह के रिश्ते में एक प्रमुख स्थिति में रहना उसके लिए असंभव था। कोई गलतफहमी हुई होगी। हालांकि लिन मो का इरादा इस छोटी सी गलतफहमी को दूर करने का नहीं था। उन्हें शो देखना बहुत पसंद था। आप अपने गेम के लाइव प्रसारण कार्य को कैसे संभालते हैं? लिन मो ने पूछा। लिन जियाओझो ने अपना सिर खुजलाया और कहा, मैंने आधे महीने की बीमारी की छुट्टी के लिए आवेदन किया था।
मैं वहाँ काफी लोगों को जानता था, इसलिए उन्होंने छुट्टी के लिए मेरे आवेदन को तुरंत मंजूरी दे दी और यहाँ तक मुझे आपकी अच्छी देखभाल करने के लिए भी कहा। रेड हाट स्ट्रीमिंग ने भी लिन जियाओझो को महत्व दिया। यहाँ तक अगर उन्होंने लंबी बीमारी की छुट्टी के लिए आवेदन किया तो भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। लिन मो ने पूछा, मेरा ख्याल रखना। लिन जियाओझो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने बिल्ली को थैले से बाहर निकाल दिया है। लिन जियाओझो ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया और ध्यान से कहा, मैंने गेम प्लेटफॉर्म को बताया कि मेरा भाई बीमारी से मरने वाला है। लिन मो को अचानक महसूस हुआ कि कॉफी थोड़ी कड़वी थी। लिन मो ने कॉफी रखी और धीरे से उठ खड़ी हुई। माँ ने यह भी बताया कि वह चाहती थी कि मैं तुम्हें और चीजें सिखाऊं। अपना सामान पैक करो और न्यूयॉर्क कंपनी में सहायक के रूप में काम करने के लिए मेरे पीछे आओ। विश्व हैकिंग प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। यह प्रसिद्ध मिस्टर मो भी आयोजकों में से एक थे। उसे चाय परोसने में मदद के लिए एक सहायक की आवश्यकता थी। सहायक बनो भाई, मुझे गेम खेलने के अलावा कुछ नहीं आता। लिन जियाओझो घबरा गया और दयनीय रूप से विनती करने लगा, तुम बहुत सक्षम हो। अगर मैं गया तो मैं निश्चित रूप से एक बोझ बन जाऊंगा। लिन मो के होठों पर विद्वत्तापूर्ण मुस्कान थी। मैं बीमारी से मरने जा रहा हूँ। मैं इसे संभाल नहीं सकता। लिन जियाओझो, नो माउथ फेस फ्यू, नो माउथ फेस फ्यू। बेशक, लिन जियाओझो अपने भाई के साथ काम नहीं करना चाहता था। एकमात्र चीज जो उसे पसंद थी वह थी गेम खेलना। उसके भाई के पास, उसका भाई एक चलता फिरता निगरानी कैमरा था, जो किसी भी समय और स्थान पर लिन जियाओझो की हर हरकत को कैद कर रहा था। शायद लिन जियाओझो को फटकार लगाई जाएगी, भले ही वह सामान्य से कुछ सेकंड अधिक के लिए शौचालय में गया हो। लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अंत में, उसने फिर भी अपना सिर झुकाया और बिना किसी चिंता के लिनमो के पीछे पीछे चला और काली बुलेट प्रूफ कार में बैठ गया। कार में, लिन जियाओझो ने अपनी बाहें पार कर लीं। यह पहली बार था जब वह अपने भाई की कार में सवार हुआ। कार का इंटीरियर बेहद विशाल और एकदम काला था। लिन जियाओझो ने गलती से यात्री सीट में छोटा भंडारण बॉक्स खोल दिया। अंदर दो काले हथियार थे। लिन जियाओझो एक गेमर था, इसलिए वह निश्चित रूप से इन दो बेहद घातक हथियारों से परिचित होगा। हालांकि, खेल वास्तविक जीवन से भिन्न थे। अब जबकि दोनों हथियार उसके ठीक सामने थे, लिन जियाओझो अभी भी डरा हुआ था। लिन जियाओझो ने ध्यान से पूछा, भाई, आप बुलेट प्रूफ कार क्यों चला रहे हैं? लिन मो ने मूर्ख बच्चे की ओर देखा और कहा, गोलियों से बचने के लिए। लिन जियाओझो, मैं क्या कोई है जो तुम्हें मारना चाहता है? लिन मो ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। शायद लिन जियाओझो पागल हो रहा था। शायद से उनका क्या मतलब था? भाई, ये कैसा बिजनेस कर रहे हो? अगर मैं आपकी बात मान लूं तो क्या मैं भी लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा और अपनी जान गंवा दूंगा? भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह के प्रोजेक्ट में मुझसे मदद चाहते हैं? लिन जियाओझो पागल हो रहा था। यदि वह जानता था कि संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाना इतना खतरनाक है, तो वह राजधानी में झाओ के बिस्तर पर रहना पसंद करेगा। कम से कम झाओ का पक्ष हमेशा सुरक्षित और कानूनी था, और सब कुछ शांतिपूर्ण था। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका वापस जाने का पछतावा हुआ। विश्व हैकर प्रतियोगिता। लिन मो के पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी आवाज समुद्र तट पर बहती लहर की तरह थी। उसने सुदूर पूर्व की ओर देखा, मानो वह अपने पिछले जीवन की कुछ अद्भुत यादें याद कर रहा हो। एक जाल बिछाया गया था और स्वादिष्ट मछली के काटने का इंतजार किया जा रहा था। हैकर प्रतियोगिता। लिन जियाओझो स्तब्ध रह गए। बुलेट प्रूफ कार हताश जियाओझो को लेकर न्यूयॉर्क की ओर चली गई। सितंबर में मौसम ने इस हलचल भरे शहर को खूब सताया। उमस भयानक थी, इस हद तक कि कुछ भी न करने पर आपको पसीना आ रहा होगा। गूचू को गर्मी से डर लगता था, इसलिए वह पूरे दिन घर पर एयर कंडीशनर के लिए रहती थी, आइसक्रीम खाती थी, कंप्यूटर पर खेलती थी और यहाँ तक कभी कभार ही नीचे भी जाती थी। वह अपने कमरे में रुकी और चेंग क्यूई द्वारा उसे दिया गया पूरा हैकर विश्वकोश पढ़ा।
फिर उसने निर्दिष्ट वेब पते के अनुसार एक हैकर के रूप में अपनी पहचान दर्ज की। इस दुनिया में कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे छुपे हैकर्स के पास एक बड़ा मंच था। प्रवेश करने से पहले उन्हें एक विशिष्ट फायरवॉल को तोड़ना होगा। गू चू को लंबे समय से पता था कि ऐसा कोई वेब पता है, लेकिन वह आलसी थी और उसने लंबे समय तक पंजीकरण नहीं कराया था। उनका ध्यान अपने उपकरणों पर ज्यादा था। एक उत्कृष्ट हैकर के पास अपना स्वयं का कंप्यूटर होना चाहिए। गू चू ने उस कंप्यूटर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जो उसके पिता ने उसे दिया था, फिर घर में सफाई करने वाले रोबोट के 2 हिस्सों को नष्ट कर दिया। वो अपने कमरे में रहीं और बेहद उच्च कॉन्फ़िगरेशन वाले एक कंप्यूटर को संशोधित किया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के बाहर गू मानक्सी की कोमल आवाज सुनाई दी। चू चू, मम्मी आ रही हैं। गू चू ने जल्दी से कंप्यूटर बंद कर दिया। उसने जल्दी से दराज से प्राथमिक गणित 101 की एक प्रति निकाली और मेज पर रख दी। उसने अपने दाहिने हाथ में कलम पकड़ रखी थी और बाएं हाथ में कागज पलट दिया। माँ, अंदर आओ, चुचू मैथ पढ़ रही है। गू मानक्सी ने धक्का देकर दरवाजा खोला और प्रवेश किया। वो अपनी अनमोल बेटी को आज्ञाकारी ढंग से होमवर्क करते देखकर बहुत प्रसन्न हुई। चूचू, मम्मी और आंटी झाओ बाद में किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर जाएंगी। आपको घर पर रहना चाहिए और इधर उधर नहीं भागना चाहिए। इसके अलावा आप अब आइसक्रीम नहीं खा सकते। आप दिन में केवल एक ही खा सकते हैं। गू मानक्सी ने गूचू की छोटी नाक के पुल को थपथपाया और वह गणित के उन सवालों को पलटने लगी जो गूचू कर रही थी। ठीक है, गूचू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। गू मानक्सी के सामने वह हमेशा एक प्यारी सी बच्ची, एक आज्ञाकारी छोटी लड़की और एक कोमल नन्ही परी थी। बुरे इरादे वाले लोगों के सामने गूचू एक छोटा सा शैतान, एक मुस्कुराता हुआ शैतान और एक नाजुक छोटी गुड़िया की तरह था। गू मानक्सी द्वारा बार बार गूचू को व्यवहार करने की याद दिलाने के बाद वह आंटी झाओ के साथ सब्जियां खरीदने के लिए नीचे चली गई। गूचू दौड़कर खिड़की के पास गई और उसने शीशे की खिड़की पर हाथ रख दिया। जब उसने आंटी झाओ और गू मानक्सी को जाते देखा, तो उसने राहत की एक छोटी सी सांस ली। बिना कुछ कहे, गूचू रेफ्रिजरेटर खोलने के लिए नीचे की ओर भागा, एक चॉकलेट बार लिया और खुशी से उसे ऊपर ले गया। वह केवल 6 वर्ष की थी। उसके लिए कुछ आइसक्रीम चुराना स्वाभाविक था। बाद में, वो पॉप्सिकल स्टिक को गोल्डी के डॉग हाउस के सामने फेंक देगी और दावा करेगी कि गोल्डी ने आइसक्रीम चुरा ली है। गूचू ने दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। आइसक्रीम खाते समय उसने इस दुनिया के हैकर फोरम में लॉग इन किया। हैकर फोरम का मुख्य रंग चॉकलेट ब्लैक था और ऊपरी दाईं कोने में भूत का मुखौटा पहने एक काला चेहरा था। ये हैकर्स का लोगो था। उसने नाम के साथ एक वैकल्पिक खाता पंजीकृत किया। खैर, उसने एस ऑफ हार्ट्स के साथ जाना चुना। हैकर फोरम की सामग्री जटिल थी। हर दिन दुनिया भर से सभी उम्र के हैकर लॉग इन करते हैं और कुछ दैनिक सामान्य ज्ञान, पारिवारिक गपशप, ट्यूटोरियल और सभी प्रकार की जानकारी पोस्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ देखो। कल मैंने अपने पूर्व प्रेमी का ईमेल हैक किया और पाया कि उसके पास वास्तव में तस्वीरों का इतना मसालेदार संग्रह था। हैकर्स का राजा घर लौट आया है और उसने अपनी 5 साल की बेटी को सुअर के बाड़े में सोते हुए पाया। हैकर के आदेश पर 100,000 हैकर आगे बढ़ गए। 10 वर्षीय हैकर का स्वकथन, हैकर बनने के बाद मुझे अब अपने ग्रीष्मकालीन होमवर्क के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 40 वर्षीय हैकर मेक का पौराणिक जीवन, जो कंप्यूटर का उपयोग करके जेल से भाग गया और यहाँ तक कि अपनी पत्नी के रूप में एक जेल सुंदरी का अपहरण भी कर लिया। अभी अभी मेरा अपने पति से झगड़ा हुआ, इसलिए मैंने सीधे उसका बैंक कार्ड हैक कर लिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसके खाते में केवल 8 युआन बचे थे। मैंने लेखिका का कंप्यूटर हैक किया और उन अध्यायों को पढ़ा जिन्हें उसने अपडेट नहीं किया था। उसने कहा कि उसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन उसके पास ड्राफ्ट में 100,000 शब्द सहेजे हुए हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। हैकर्स भी आम लोग थे, लेकिन वे आम लोगों की तुलना में कंप्यूटर के साथ ज्यादा खेलते थे।
वास्तव में मंच पर उतने बड़े शॉट नहीं थे जितनी बाहरी दुनिया ने कल्पना की थी। इसके बजाय वे ट्विटर पर गपशप समूहों की तरह थे जो हर जगह गपशप करते रहते थे। हालांकि मंच पर सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली खबर शीर्षक थी तीसरी दुनिया हैकर प्रतियोगिता की सूचना। लगभग 100,000 टिप्पणियां थीं और इसे लगातार अद्यतन किया जा रहा था। यह 25 सितंबर रात के 11 बजे। स्थान 10वीं स्ट्रीट, एंजल रोड, न्यूयॉर्क। प्रवेश आवश्यकताएं, शीर्ष 100 हैकर रैंकिंग दर्ज करें। पंजीकरण वेबसाइट। गू चू ने नोटिस पर थोड़ी दिलचस्पी से नजर डाली। उसका ध्यान अचानक प्रतियोगिता के पुरस्कार पर गया। विजेता का पुरस्कार 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर। विशेष चांदनी पत्थर। पहले यह अफवाह थी कि पुरस्कार केवल कुछ मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। इस बार किसी अज्ञात कारण से आयोजकों ने अचानक पुरस्कार दोगुना करके 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया। हालांकि गू चू को इस बड़े इनाम की परवाह नहीं थी। वो अब सोंग परिवार में हिस्सेदारी वाली एक छोटी अमीर लड़की थी, इसलिए यह थोड़ा सा पैसा उसके लिए वास्तव में कोई मायने नहीं रखता था। उसने चांदनी पत्थर को देखा। आयोजकों ने सफेद पत्थर की फोटो लगाई। वो एक छोटा सा पत्थर था जो प्राचीन और साधारण चमक में डूबी चांदनी की तरह दिखता था। इसे देखने पर कोई भी बता सकता है कि इसका एक समृद्ध इतिहास था। साधारण चांदनी पत्थर वास्तव में अधिक मूल्य के नहीं थे, लेकिन इस चांदनी पत्थर का गू चू से कुछ लेना देना हो सकता है। छोटा सफेद पत्थर गू चू के भाग्य से संबंधित था। अजीब बात है, गू चू ने उसकी ठुड्डी को छुआ। उसे ऐसा क्यों लगा कि यह एक जाल था, एक जाल जो उसके लिए बिछाया गया था। जब गू चू को पता चला कि इस दुनिया में पोकर नाम का एक हैकर संगठन है, तो उसने अनुमान लगाया कि वो भी इस ब्रह्मांड में होगा। वहां मुख्य अभियोजक चेन सी भी थे, जो संभवतः यही थे। जिस चीज का उन तीनों से कुछ लेना देना था वह था यह विशेष चांदनी पत्थर। इसे भूल जाओ, पहले अमेरिका जाकर देखते हैं। गू चू के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मो या चेन सी था। अगर वे वास्तव में उसके खिलाफ साजिश रचना चाहते थे, तो वह बस उन्हें 2 गोलियों से मार डालेगी। यदि गू चू अच्छे मूड में होती, तो वह एक गड्ढा खोद सकती थी और दोनों को एक साथ दफना सकती थी। कम से कम वे जंगल में नहीं मरेंगे। सच कहूं तो वह बहुत दयालु थी। गू चू ने मंच पढ़ना जारी रखा। विश्व हैकर प्रतियोगिता ने निस्संदेह दुनिया के सभी हैकरों का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रतियोगिता में कोई उपविजेता नहीं था, केवल एक ही चैंपियन था, नंबर 1। हैकर की दुनिया में विजेता राजा होता था। इन अहंकारी समूहों के हृदय में प्रथम स्थान ही हो सकता है। दूसरे या तीसरे स्थान जैसी कोई बात नहीं थी। राजा के नीचे के सभी लोग नौसिखिया थे। कुछ महत्वाकांक्षी हैकर इस विश्व प्रतियोगिता में चमकने की उम्मीद में लंबे समय से एक कदम उठाने की फिराक में थे। गू चू ने सहजता से थ्रेड के अंतर्गत टिप्पणियों को ब्राउज किया। विश्व हैकर प्रतियोगिता आईडी 73,819। यह पहले से ही तीसरा दौर है। हैकर लीडरबोर्ड पर मेरी रैंकिंग हमेशा सबसे नीचे रही है। मैं आज अपना होमवर्क भी नहीं करना चाहता। ब्लाइंड गैस, टाइगर फिर से चैंपियन है। कड़ी मेहनत से पढ़ाई करें और हर दिन टॉप पर रहें, जरूरी नहीं। इस साल काफी नए लोग हैं। क्या होगा अगर यह एक छिपा घोड़ा है? टाइगर बुरा हो रहा है। हार न माने। हैकर लीडरबोर्ड को देखते हुए शीर्ष 10 मूल रूप से नहीं बदले हैं। विजेताओं को मूल रूप से इन 10 में से चुना जाता है। इस वर्ष का पुरुष नेतृत्व बहुत फुहड़ है। हाल ही में चीन की गति बहुत मजबूत रही है, जैसा कि बहुत सारी प्रतिभाओं वाले एक बड़े पूर्वी देश से अपेक्षा की जाती है। मैं चीन के बोबो के बारे में काफी आशावादी हूँ। आप गेशिन के साथ कैसे जा रहे हैं? टाइगर वास्तव में मजबूत है। उसने लगातार 2 वर्षों तक प्रथम स्थान जीता है। मुझे नहीं पता कि वे पुरुष हैं या महिला। क्या आप मेरे जैसे बड़े व्यक्ति को पसंद करते हैं? गू चू इसमें से निकल गया। हैकर रैंकिंग और टाइगर अक्सर टिप्पणी अनुभाग में दिखाई देते हैं। अधिकांश हैकरों के मन में अफवाह फैलाने वाले टाइगर के प्रति बहुत सम्मान था।
वो एक ऐसा देवता था जिसे हैकर्स आदर की दृष्टि से देखते थे। गू छू ने उसकी ठुड्डी को छुआ और फोरम पर हैकर रैंकिंग बोर्ड खोला। यह हैकर्स के स्तर पर आधारित एक रैंकिंग बोर्ड था। हर महीने फोरम लक्ष्य के रूप में एक त्रुटिपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जारी करेगा। जो हैकर्स हैकर रैंकिंग बोर्ड को तोड़ना चाहते थे, वे कमजोरियों को खोजने के लिए सिस्टम में प्रवेश करेंगे। जितनी अधिक सुरक्षा कमजोरियां पाई गईं, रैंकिंग उतनी ही ऊंची होगी। कमजोरियों की संख्या एकत्रित नहीं हुई। इसे हर महीने क्लियर करना होता था। अगली बार जब वे पुनः रैंक करेंगे तो वह आज रात आधी रात को होगा। गू छू वर्तमान हैकर रैंकिंग से उलट गया। नंबर 1 टाइगर यूएस 350 कमजोरियां, नंबर 2 बनी चीन 100 कमजोरियां, N03 वोलेचियू मोन्डिस्टर 99 कमजोरियां, नंबर 10 बोबो चीन 81 कमजोरियां। संयुक्त राज्य अमेरिका के टाइगर को शीर्ष स्थान दिया गया। बोबो का नाम पाकर गू छू काफी आश्चर्यचकित हुआ। यह बच्चा इस वर्ष केवल 14 वर्ष का था और उसका शिशु चेहरा गोल मटोल और प्यारा था। वास्तव में उसकी हैकिंग कौशल खराब नहीं थी और वह पहले ही दुनिया के शीर्ष 10 में पहुंच चुका था। इतने उत्कृष्ट बुद्धि स्तर को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। गू छू ने फैसला किया कि जब वह भविष्य में प्राथमिक विद्यालय में जाएगी तो उसे अपना सर्दी और गर्मी की छुट्टियों का होमवर्क पैक करना होगा और समय पर बोबो को भेजना होगा। एक प्रतिभा का सदुपयोग अवश्य होना चाहिए। गू छू निश्चित रूप से इस बार विश्व हैकिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था। उसका लक्ष्य 30 मिलियन और चांदनी पत्थर प्राप्त करना था। साथ ही वह मो और चेनसी के लिए कब्र खोदेगी। रैंकिंग पर नजर डालें तो इस बार सबसे बड़े प्रतिद्वंदी टाइगर थे, जो लंबे समय से पहले स्थान पर काबिज थे। गू छू ने अपने बगल में हैकर इंसाइक्लोपीडिया को पलटा। चेंग क्यूई ने उसे जो मोटी किताब दी थी उसमें दुनिया के हैकरों और उनकी व्यक्तिगत जानकारी की एक विस्तृत सूची थी। हालांकि अभी भी बहुत कम संख्या में हैकर्स थे जो छिपने में बहुत कुशल थे। अब तक वे उनका विवरण जानने में असमर्थ थे और केवल उनके उपनाम ही प्राप्त कर सकते थे। इस टाइगर के संबंध में हैकर इंसाइक्लोपीडिया ने केवल कुछ शब्द दर्ज किए। हैकर्स का राजा टाइगर, खास जानकारी अज्ञात, दुनिया का नंबर 1 हैकर। इन कुछ छोटे शब्दों ने इस रहस्यमय बड़े शॉट के पौराणिक जीवन को रेखांकित किया। गू छू विशेष रूप से तनावग्रस्त नहीं था। उसे कभी नहीं लगा कि वह हार जाएगी। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि जब हैकर प्रतियोगिता में भाग लेने का समय आएगा तो क्या आयोजक उसे 6 साल की छोटी बच्ची को प्रवेश करने देंगे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी भाग लेने की योग्यता प्राप्त करना। हैकर रैंकिंग में केवल शीर्ष 100 हैकर ही भाग लेने के योग्य थे। गू छू ने अपनी रैंकिंग जांची। आईडी एस ऑफ हार्ट्स रैंक 2,10,763 बटा 2,10,763। लानत है, वो वास्तव में पूरे इंटरनेट पर 2,10,763 पंजीकृत हैकरों में अंतिम स्थान पर थी। मुझे आज रात अलार्म घड़ी सेट करनी होगी और रैंकिंग बढ़ाने के लिए समय पर उठना होगा। यह निश्चित रूप से इस तरह नहीं चल सकता। वह अपने पूरे जीवन में केवल शीर्ष पर ही रह सकती थी और खुद को कभी भी हीन नहीं होने देगी। आज रात आधी रात को हैकर्स के लिए री रैंकिंग का एक नया दौर आया। फोरम नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम को लक्ष्य के रूप में जारी करेगा और फोरम के सभी हैकर भाग लेंगे। गू छू के मुंह के कोने मुड़ गए। वह प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती थी, राजधानी की एक आलीशान हवेली में। उसका भाई हाल ही में काम में व्यस्त था और बोबो असुरक्षित स्थिति में था। बोबो इत्मीनान और बेफिक्र था। धीरे धीरे जागने से पहले वह दोपहर तक सोता रहा। वह नीचे गया और बीफ नूडल्स का एक पैकेट बनाया। उसने आइस्ड कोक पिया और हैकर फोरम पर सभी प्रकार की गपशप पढ़ने के लिए अपने पैर उठाए। छोटे ओटाकू का दैनिक जीवन अद्भुत था। हैकर प्रतियोगिता की अधिसूचना देखकर बोबो ने अचानक इंस्टेंट नूडल्स के 2 कौर लिए और इंटरनेट पर अपने परिचित रहस्यमय बॉस को कॉल करने के लिए अपने पंजे पोंछे। बोबो बॉस, जल्दी करो और प्रतियोगिता में प्रवेश करो। आज रात 12 बजे हम रैंकिंग में शीर्ष पर होंगे। हम शीर्ष 100 में शामिल होंगे।
यह रहस्यमय बॉस वह व्यक्ति था जिससे बोबो अनजाने में तब मिला था जब वह अतीत में इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहा था। बॉस रहस्यमय और अप्रत्याशित था, और उसके हैकर स्तर ने बोबो को प्रशंसा में हौंफने पर मजबूर कर दिया। बोबो ने और कुछ नहीं कहा और सीधे तौर पर इस रहस्यमय शख्स को अपने बड़े भाई के रूप में पहचान लिया। बॉस बहुत दयालु थे, हालांकि वह अक्सर ऑनलाइन नहीं जाता था, और एक बार जब वो ऑनलाइन हो जाता था, तो वह अक्सर उसे कार्य देता था। बॉस उसे कमियां खोजने के लिए कोडिंग के तरीके भी सिखाता था। बोबो के हैकर स्तर में कई गुना सुधार हुआ। बोबो के दिल में बॉस एक अच्छे शिक्षक और अच्छे दोस्त थे। बोबो ने गुप्त रूप से बॉस के सभी तकनीकी कौशल सीखने का भी फैसला किया। भविष्य में जब बॉस सेवानिवृत्त होगा, तो वह, बोबो, उस टाइगर को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 बन सकेगा। उसके जीवन की एक इच्छा थी बॉस को अपनी आंखों से देखना। बॉस को बेहद स्मार्ट और आकर्षक बिग शॉट होना चाहिए। अंधेरी रात में चलने वाला बैटमैन रहस्यमय और अप्रत्याशित था। बॉस ने कहा कि वह इस विश्व प्रतियोगिता में भाग लेगा। बोबो खुशी के मारे चुपचाप फर्श पर लौट रहा था। जब वह अमेरिकी प्रतियोगिता में था, तो वह निश्चित रूप से बॉस की राजसी छवि को अपनी आंखों से देख सकेगा। बॉस को अपने भाई चेंग क्यूई की तरह एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए। बोबो, बॉस, बॉस, क्या आप वहां हैं? बोबो ने पागलों की तरह बॉस को मैसेज भेजा। थोड़ी देर बाद, बॉस की प्रोफाइल तस्वीर आखिरकार जल उठी। एस ऑफ हार्ट्स, हाँ। बोबो, बॉस, यह आज रात 12-3 बजे हो रहा है। केवल 3 घंटे हैं। देर मत करो। ओह, बॉस, मैं आपको हैकर रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचने और उस टाइगर को लात मारते देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। एस ऑफ हार्ट्स, क्या आप वास्तव में टाइगर से इतनी नफरत करते हैं?